हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिना क्लासेस में। और ऑलरेडी अभी हम पढ़ा चुके हैं कूलम्ब्स लॉ, और उसमें जान ही रहे हो, एक होता है स्केलर फॉर्म, दूसरा होता है वेक्टर फॉर्म। और अब उसके बाद आगे का चल रहा है कॉन्सेप्ट, जिसको बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट का नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये है क्या, देखे समझे इसको। सपोज करिए कि चार्ज अगर दो से ज़्यादा है, मतलब समझा जाए कि चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे करते करते Qn चार्ज, और ये 3 डायमेंशन में स्कैटर्ड है, मतलब रखा हुआ है रेस्ट में। और एक कोई टेस्ट चार्ज रख दिए स्पेस में, जिसका वैल्यू है Q0। तो उस Q0 पर Q1, Q2, Q3, Q4 और सारा Qn के चलते कितना फोर्स काम करेगा और कैसे वो कैलकुलेशंस करते हैं, तो उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ होगा और पॉलीगॉन लॉ फॉर द वेक्टर एडिशन का यूज़ होगा। तब जाकर के नेट फोर्स निकलेगा। सिर्फ और सिर्फ कूलॉम लॉ के हेल्प से वो आंसर नहीं निकाले जा सकते, और ये जब होगा वेक्टर फॉर्म से होगा। तो कैसे होगा देखा जाए तो इसको एक जो भी मैटर्स है उसको ऐसे समझा जाए कि एक मतलब ग्राफ खींच देते हैं, ड्राइंग, जिसको ये हो गया O, ये हो गया X एक्सिस, ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस। और जितने भी चार्ज हैं वो सब स्कैटर्ड है। पहले यहाँ पर एक चार्ज, जिसको दिखा सकते हैं कि वो चार्ज ये चार्ज हो गया Q1, और पॉइंट का नाम है A1। उसी टाइप का दूसरा है चार्ज यहाँ पर Q2, और इसका पॉइंट का नाम है A2, और इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर्स OA2 है। और इसी तरह तीसरा चार्ज है यहाँ पर A3, यहाँ चार्ज है Q3, और इसी तरह सब चार्ज स्पेस में जहाँ तहाँ है। और एक चार्ज मान लिया कहीं पर है इस पॉइंट पर, इसका नाम है A0, और ये चार्ज है Q0।
तो मान लिया कि जो चार्जेस हैं वो कैसे है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। पॉइंट और उसके नीचे में पॉइंट का नाम देते जा रहा है। एक पॉइंट का नाम है A1 और दूसरे पॉइंट का नाम है A2, तीसरा A3 और इसी तरह चल रहा है और लास्ट में है AN। ये सब सोर्स चार्ज है और इसके जो चार्जेस है कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज यहां पर है A1 की जगह Q1, A2 की जगह Q2 और A3 की जगह Q3 और यहां पर Q1 और ये जो है टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज अब हम लोग को फोर्स निकालना है कहां पर, तो एट द पॉइंट A0 ड्यू टू A1, A2, A3 और एक लास्ट में नाम यहां कहीं पर लिख देते हैं, मान लिया AN। और इसको भी एक रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से। और कूलम लॉ का यूज करेंगे, यूजिंग कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म। हम लोग जानते हैं कि फोर्स ऑन B ड्यू टू A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद QA QB डिवाइडेड बाई QRDA वेक्टर स्मॉल QRBA। ये वेक्टर फॉर्म से हम लोग को जानकारी है, तो इसी के हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं फोर्स एट द पॉइंट A0 ड्यू टू A1। तो कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे A0 ड्यू टू A1 और इसको चाहे तो फोर्स 0, 1 भी लिख सकते हैं। A हटा दिए, 0 और 1 लिख दिए। किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां हो जाएगा सोर्स चार्ज है सेकेंड वाला QB, ये हो गया Q0, ये हो गया Q1 डिवाइडेड बाई फोर्स R वेक्टर्स और ये B के जगह लिख देंगे A0 और इसको लिख देंगे A1। ऐसे इसी टाइप का अगेन फोर्स एट द
नॉट पॉइंट ड्यू टू A2 वो कितना होगा? तो फोर्स ड्यू टू A2 को खाली 2 लिख दिए हैं और यहाँ A0 को 0 लिख दिए हैं, माने दोनों का A हटा दिए तो 0 2 आ गया। और इस आंसर्स को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 बाई R0 टू दिस। और इसी तरह थर्ड लिखेंगे F0 A0 A3 is equal to F03 1/4 pi epsilon naught Q0 Q3 by R03 R03। यहाँ पर जो पहला वाला निकाले हैं वो है A0 और A1 के बीच का, और सेकेंड वाला है A0 पर Q2 के चलते और A वाला है Q3 के चलते। इसी तरह सभी का निकालेंगे। अब इसका भी निकाल लेते हैं तो वो क्या आएगा? तो इसी तरह चलते रहेगा। एंड सो ऑन। और लास्ट वाला लिख देते हैं तो फोर्स A0 AN force is equal to 1/4 pi epsilon naught Q0 Qn by R0n Q R0n 3। तो इस तरह से पहला जो फोर्स निकला वो है फर्स्ट ए वाला, दूसरा ए वाला, और तीसरा हो गया ये, और ये वाला हो गया लास्ट वाला, ये हो गया nth इक्वेशन। जिनको ये समझ में आ जाएगा इसी के हेल्प से सिर्फ ये लिखा गया है। अंतर क्या है? जहां जहां बी लिखा हुआ है उस बी के जगह यूज किया गया है नॉट 0 या A0, और जहां जहां ए है वही ए बदल रहा है, कभी A1 कभी A2 कभी A3 कभी AN, और इसी लॉजिक से ही ये पूरा लिखा गया है। मतलब एक पेयर चार्ज का जो कूलॉम लॉ का आंसर होता है वही आंसर लिखना है। और अब समझना है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है। तो यहाँ ये है कि जिस समय हम कंसीडर कर रहे हैं सोर्स चार्ज A1 और टेस्ट चार्ज A0, रेड कलर से जो लिखा हुआ है ये टेस्ट चार्ज है, और बाकी सब जो है सोर्स चार्जेस है। तो यहाँ पर जो भी लिखे हैं ये सब सोर्स चार्जेस है, और उसका पॉइंट का लोकेशन है ये कहाँ कहाँ है। 3 डायमेंशन में भी हो सकता है, 2 डायमेंशन में भी हो सकता है, 1 डायमेंशन में भी हो सकता है, और ये n डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस हैं। ओके, मतलब यहाँ पर चार्जेस जो हैं n डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस, देयर आर n डिस्क्रीट point charges as Q1, Q2, Q3 dash Qn।
there are n discrete point charges as q1, q2, q3 and their distribution is following this concept. The points are this one location and corresponding charges are this one and source charge are this all the answers, but A naught is the test charge. A naught is equal to test charge. Test charge Q naught is the test charge at point A naught. Point is A naught where the test charge is Q naught and these are source charges. Source charges. Source charges. So source charges in counting there are n point charges. Okay. And here what is the meaning of the principle of superposition? पहले हम ये समझाते हैं. जैसे ही हमने एक पेयर में सोचा तो स्केलर फॉर्म भी था जो हम यहाँ नहीं लिखे हैं. इसका मॉड लगा देंगे तो स्केलर फॉर्म का आंसर लिखेंगे. और मल्टीपल वाले में जरूरी है, बहुत से चार्ज है जो मल्टीपल हो गया, इसमें वेक्टर फॉर्म के बिना बनेगा नहीं, इसलिए ये वेक्टर फॉर्म लिखे हैं और ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उसी के हेल्प से ये वाला लिखे हैं. जब हम पेयर लिए हैं ये वाला, फिर ये और फिर ये, 3 पेयर दिखाए और लास्ट पेयर दिखाए हैं. और ये सब आसान है, जो ये समझ गया वो आराम से समझ जाएगा. लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही बोलता है कि जिस समय हम एक पेयर सोच रहे हैं ए नॉट और ए वन, तो उस समय जब फोर्स निकालेंगे तो ये तो पहले भी जब निकालते थे तो वही आंसर है. और अभी क्या हो गया कि इस और इस एक पेयर चार्ज के अलावा और भी चार्ज प्रेजेंट है. तो ये कहता है कि अगर अदर चार्जेस जैसे Q2 प्रेजेंट है, Q3 प्रेजेंट है, Q4 प्रेजेंट है, Q1 प्रेजेंट है, तो उनके या तो वो प्रेजेंस रहें या प्रेजेंस ना रहें, दोनों ही अवस्था में क्या होगा, ये फोर्स उतना ही रहेगा. इसी बात को कहा जाता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. मतलब when we consider one pair of charge and if we find the force and the test charge due to the other charge means Q1 charge, so as the source charge, then the answers of the Coulomb's law will be the same again as here in this case. No change. जो कूलम में लॉ में था एक पेयर के लिए वही आंसर होगा, वेदर अदर चार्जेस आर प्रेजेंट और नॉट. तो इसी बात को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. उसी तरह जब हम लोग ये पेयर सोचेंगे ए नॉट और ए टू, तो उस समय और भी तो चार्जेस एक साथ प्रेजेंट है. A1 प्रेजेंट है, A3 प्रेजेंट है, AN प्रेजेंट है, A5 प्रेजेंट है. तो ये भी जो कूलम लॉ का कंसेप्ट से आंसर आता है वो आंसर उतना ही रहेगा, चाहे वो चार्ज अदर्स मतलब A0 और A2 ये दोनों चार्ज को छोड़ करके जो A3 है, A4 है, AN है, वो प्रेजेंट रहे या ना रहे, दोनों ही अवस्थाओं में जो भी कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म से आंसर आया वही आंसर रहेगा. उस आंसर्स में कोई चेंजेस नहीं होगा. इसी बात को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आ गया और उसको हम यहाँ पर लिख भी देंगे ताकि समझ में आए कि क्या है. और आगे देखा जाए कि जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से सारे आंसर निकल गए और इस पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है
एक दो फोर्स को हम डायग्राम में दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया जाए A0 पर A1 के चलते, तो क्या करेंगे, दोनों को मिला देते हैं। फिर इसके चलते जो फोर्स काम करेगा ये तो चार्ज पर डिपेंड करेगा कि दोनों Q1 इंटू Q0 इंटू Q1 पॉजिटिव है कि निगेटिव है। यहाँ या तो दोनों में रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा। तो हम मान के चल रहे हैं सपोज ये जो चार पेयर आएगा, चार तरह का आएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, दोनों ही केस में ये बाहर जाएगा रिपल्सन, और प्लस माइनस और माइनस प्लस में अट्रैक्शन। तो अभी हम ऐसा मान ले रहे थे कि दोनों को प्लस प्लस मान लिए तो रिपल्सन होगा। तो इस पॉइंट पर जो फोर्स काम करेगा वो फिजिकली ऐसा दिख रहा है। यही है फिजिकली फोर्स, ये वाला फोर्स A0 ड्यू टू A1, जिसको लिख दे रहे हैं F01, यही फोर्स है F01। इसी टाइप का अब ये खोजेंगे कि 0-2 कौन है, तो 0-2 का आंसर्स इसको और इसको कंसीडर करेंगे, फिर इसको मिलाते हैं। जब इसको मिलाएंगे तो ऐसा बनाते हैं, इसको मिला दिया, और फिर यहां पर सोचेंगे ये जो होगा दोनों प्लस दोनों माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, हम एक आसानी से सोच लेते हैं प्लस प्लस, लेकिन ये सभी के लिए ट्रू है क्योंकि यहाँ लिखा ही हुआ है Q1 Q2, जो भी साइन है विद साइन प्लस माइनस पुट करना है। तो यहाँ पर भी होगा कुछ, मान लिया कि Q1 Q2 दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों सेम साइन है, दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो यहाँ रिपल्सन होगा। हमको फोकस करना है खाली A0 पर फोर्स, तो ये दोनों का लाइन ज्वाइनिंग का आउटवर्ड में काम करेगा फोर्स। तो मान लिया ये वाला फोर्स को दिखा देते हैं इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स को कुछ भी लेंथ का दिखा दें, क्योंकि अभी हमने तो मैग्नीट्यूड तो दिया नहीं है कि Q1 कितना है, Q2 कितना है, बीच का डिस्टेंस कितना है, तो कुछ भी एक दिखा दीजिए इसी के अलॉन्ग में, इस टाइप का। तो ये एक फोर्स काम करेगा जो इसी के अलॉन्ग में है। ऐसा है फोर्स। अब उसी तरह तीसरा दिखाएंगे A0 A3, तो वो भी इसी तरह सोच सकते हैं कि A0 ये है, A3 ये है, फिर ये दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, Q0 इंटू Q3 पॉजिटिव या निगेटिव आएगा, तो उसके आंसर्स में आ जाएगा। यहाँ से इसको मिला लेते हैं। ऐसे, और फिर इसके भी जो फोर्स काम करेंगे उसको भी डायग्राम में दिखाने का कोशिश करते हैं, फिजिकली देखने से मजा आएगा। तो इस पॉइंट पर भी फिर सपोज लिए दोनों चार्ज Q1 Q2 का प्रोडक्ट, जो यहाँ Q0 है और यहाँ जो A3 है, दोनों का प्रोडक्ट मान लिया पॉजिटिव आ रहा है, तो रिपल्सन होगा, तो इधर जा रहा है, तो इसको भी डायरेक्शन में दिखा देते हैं, मान लिया इधर जा रहा है। और इसी तरह इसको भी शो कर देते हैं, तो इसको दिखा देते हैं, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं डायग्राम में, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, नहीं तो एक दूसरे से इंटरफेयर कर रहा है। तो यहीं पर है, इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे, ये वाला पॉइंट है जिसका नाम है A3 सॉरी, और चार्ज है Qn, और इसके भी जो डायरेक्शंस होंगे फोर्स का, लास्ट पेयर है, इसके बीच में रिपल्सन मान लिए दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो बाहर काम करेगा, तो बाहर जब काम करेगा तो इस पॉइंट पर दिखाना है, तो रिपल्सन इधर दिखा देते हैं। यही है फोर्स FON, फोन।
फोर्स जीरो वन, और ये जो सेकेंड वाला फोर्स था जिसको ए वाला लिख रहे हैं, ये 0 2 है। और एक फोर्स था इसके चलते, तो इसको लिख देते हैं 0 3। फोर्स 0 3। और ए वाला आंसर जो है ग्रीन वाला, ये फोर्स 0 1। तो इस तरह से ये डायग्राम में भी मैंने कोशिश किया कि सारे फोर्स को दिखा दे। पहला दिखाए हैं, दूसरा दिखाए हैं, तीसरा दिखाए हैं। ये पहला दिखा दिए हैं ग्रीन से, दूसरा दिखाए हैं ब्लैक से, और तीसरा दिखाए हैं ब्लू से, और लास्ट वाला भी दिखा रहे हैं। तो वो आ रहा है या ब्लैक से, जो यहाँ दिखाया हुआ है, ये लास्ट वाला है, लास्ट जिसका कोई नंबर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, nth राइट, जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से ये सब आया, और इसी पॉइंट पर जहां भी चार्ज रखा हुआ है Q0, ये सब फोर्स पहला, दूसरा, तीसरा, nth सब काम कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं इस स्टेप के बाद कि सुपर क्वेश्चन प्रिंसिपल क्या है, तो लिखेंगे कि the force acting between one pair of charge. This force is Coulombic force. The force acting between one pair of charge is independent Coulombic force or force acting between one pair of charge is independent of the presence other charges। मतलब क्या हुआ कि अगर आप फोर्स निकाल रहे हैं एक पेयर पर, तो एक पेयर कौन है यहाँ पर, मान लिया जाए पहला वाला है, ये वाला A0 और A1। तो उस समय जो कूलॉम लॉ से आंसर निकाले हैं, वो आंसर चाहे वो अदर चार्जेस Q2, Q3, Q4, Qn चाहे प्रेजेंट रहे या ना रहे, दोनों ही केस में जो आंसर्स होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब डिपेंड नहीं करेगा। सो दिस कंसेप्ट इज योर कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब कंसेप्ट हुआ है। द फोर्स acting between one pair of charge is independent of the presence of other charges।
means whether other charges are present or not. In all the cases, the answers of the vector form of the Coulomb's law is applicable. उसी तरह अगर जब हम इस पेयर का भी फोकस करेंगे और उस समय भी इस टेस्ट चार्ज A0 पर A2 के चलते निकालेंगे, तो बस इसी दोनों को फोकस करना है और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर सोचना है इस कंसेप्ट को लगा करके, और ये आंसर उतना ही रहेगा चाहे अदर चार्जेस Q1, Q3, Q4, Qn प्रेजेंट रहे या ना रहे। तो उसी बात को मैंने ब्रीफ में बताया, यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस, यही है मेन कॉन्सेप्ट सुपरपोजिशन। मैं मेन कंसेप्ट लिख रहा हूँ, बहुत डिटेल लिखने से तो पूरा थ्योरी में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में लिखना पड़ेगा, समय ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो में उतना पॉसिबल नहीं। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन वन पेयर ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। और ये इस पेयर का सोचेंगे तो भी एप्लीकेबल है, इस पेयर का भी सोचेंगे तो भी एप्लीकेबल है, और इसमें भी सोचेंगे तो भी एप्लीकेबल है, यहाँ भी सोचेंगे तो एप्लीकेबल होगा। इसी बात को हम एक बार इस पर भी बता देते हैं कि अगर हम सोर्स चार्ज लेंगे NH चार्ज Qn और लेंगे टेस्ट चार्ज A0 और उस समय भी अगर फोर्स निकालेंगे, तो ये जो कूलॉम लॉ से आंसर आया है, ये वाला आंसर इस आंसर से मैच कर रहा है, उसी लॉजिक से इसको लिखे हैं, तो ये आंसर उतना ही रहेगा चाहे अदर चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 और Qn n-1, माने इसको छोड़ करके जितने भी चार्जेस हैं चाहे वो प्रेजेंट रहे या ना रहे, तो हमेशा आंसर इतना ही होगा। या दूसरे भाषा में कहा जाए कि सब चार्ज को हटा दीजिए और इस चार्ज को और इस चार्ज को सोचिए और एक पेयर हो गया, और इसके लिए वेक्टर फॉर्म का कॉलम लगा करके आंसर करिए। तो अब दिमाग में आया कि अगर और सब प्रेजेंट रहता तब क्या ऐसे रहता? यस, अगर सब चार्ज प्रेजेंट भी है तब भी आंसर इतना ही रहेगा। तो यही बात को कहा जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इस तरह से वेक्टर्स फॉर्म कूलॉम का हर एक पेयर में लगाया गया और ये आंसर इससे मैच करता हुआ दिखेगा, कोई फर्क नहीं है अगर अदर प्रेजेंट रहे या ना रहे। तो इस तरह से अब दिखाई दिया कि हम लोग के पास इस पॉइंट पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं। तो पहला चार्ज Q1 के चलते एक फोर्स, दूसरे चार्ज के चलते तीसरे चार्ज के लिए, और इसी तरह चलते जा रहा है, और NH चार्ज के लिए, और हमारे पास n डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस हैं जो या तो 3 डायमेंशन है या 2 डायमेंशन में या 1 डायमेंशन में स्कैटर्ड है। तो उस समय ये जितने फोर्स निकले हैं ये सब इंडिविजुअल फोर्सेस निकल गए। तो आप जान रहे हैं कि दो फोर्स को अगर ऐड करना रहे रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए तो क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत से फोर्स हैं, तो बोल सकते हैं कि अब हम लोग यूजिंग वेक्टर एडिशन फॉर multiple charges presents, these multiple forces can be added vectorially to get the resultant force acting at the charge Q0। ठीक है, तो इसीलिए अब इसके बाद का स्टेप लिखेंगे कि now the resultant force acting on the test charge Q0 situated at the point A0. Now the resultant force acting on the test charge Q0 situated at the point A0 can be obtained
using polygon law. Polygon law of vector addition. Polygon law of vector addition. That is, the force on the test charge Q naught due to source charges Q1, Q2, Q3, Qn is equal to F, and this is equal to F01 plus F02 F03 dash 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 F0n. अब इसी में सबके वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पहला वाला पुट करते हैं, ये वाला आंसर्स। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और यहां पर लिख देते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड force due to multiple charges. Superposition principle and force due to multiple charges. यहाँ भी वही लिख देते हैं, सुपरपोजिशन principle and force due to multiple charges. यही कंसेप्ट हम लोग का, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और ये चैप्टर 1 का है, और उस चैप्टर 1 में ये चल रहा है थर्ड कंसेप्ट, चैप्टर 1 थर्ड कंसेप्ट। तो देखा जाए कि सबके वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 01 क्या है, 02 क्या है, पुट करते हैं, ये सब आंसर्स है। तो यहाँ पर पुट करने से, क्योंकि अब यहाँ पर जगह कम है तो थोड़ा इसको मिटाएंगे। तो इतना को देख लीजिए एक बार, और इसको मिटाते हैं, इसके बाद वैल्यू लिखते हैं। ओके, तो यहां पर आ जाएगा इसका वैल्यू f। इस स्टेप के बाद यहां पर लिख रहे हैं, तो आ जाएगा कि f इज इक्वल टू 01 का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q naught Q1 by R01 whole cube R01 plus 0 to 1 by 4 pi epsilon naught Q naught Q2 by R02 vectors Q R02 plus 1 by 4 pi epsilon naught Q naught Q3 by R03 Q R03 plus 1 by लास्ट वाला लिख रहा है ये वाला और अब इसी को देखेंगे कॉमन है तो कॉमन क्या है तो कॉमन में आ रहा है 1 by 4 pi epsilon naught Q naught by 1 कॉमन और अंदर बच गया Q1 by R01 Q प्लस Q2 फिर इसमें आ जाएगा R02 Q R02 प्लस Q3 R03 R03 प्लस लास्ट में आ जाएगा Qn by R0n पावर 3 R0n यही आया और अब इसी को ही एक सिग्मा के टर्म में लिख देते हैं तो आंसर हो जाएगा फोर्स जिसका रिजल्ट हो जाएगा एट द पॉइंट नॉट है F नॉट लिख दे रहे हैं यही है रिजल्टेंट फोर्स 1 by 4 pi epsilon naught और अब इसको हम सिग्मा के टर्म में ला देते हैं तो आ जाएगा सीधा सिग्मा और Q नोट को अंदर कर देते हैं नहीं तो बाहर भी कर सकते हैं और यहाँ लिख देते हैं QI by R0I R0I सिग्मा लग गया और यहाँ पर I का आंसर मिनिमम स्टार्ट होगा 1 से और I n तक जाएगा इस तरह से ये इसका फाइनल रिजल्ट हुआ जिसको आप याद कर सकते हो शॉर्ट में अगर और उसको कॉम्पैक्ट में लिखना चाहते हैं तो एक स्टेप और लिख देते हैं वो क्या होगा दिस इंप्लाइज फोर्स वेक्टर्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 by 4 pi epsilon naught Q naught QI divided by R0I power 3 and R0I this ये भी रिजल्ट
याद कर सकते हैं। ओके, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और ये टॉपिक्स समझ लीजिए खत्म हो गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और उसके चलते फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, जो एंड डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस हैं 3 डायमेंशन में या 2 डायमेंशन में या 1 डायमेंशन में, उसका कैसे निकलता है। और यही जब इसके बाद के टॉपिक्स पढ़ाएंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में, तो यही वाला इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो चार्ज होगा ये डिफरेंशियल क्यू में हो जाएगा। और लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, वो सबका कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। तब आप वेक्टर इंटीग्रेशन से बड़े बड़े क्वेश्चन कूलॉम लॉ का हेल्प से और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से बना सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और इसी तरह भिड़े रहिए और इसी का एप्लीकेशंस भी कराएंगे और आज इसी में एंजॉय कीजिए। और बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट दिए हैं, इसको एक बार पढ़िए, समझने का कोशिश कीजिए। ओके, सी यू अगेन, बाय।